बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ मेजरमेंट। तो सबसे पहले टाइम ज़ाया किए बगैर हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। तो मेजरमेंट को हम उर्दू में पैमाइश कहते हैं। हम इसको डिफ़ाइन करते हैं द कंपैरिजन ऑफ अ नोन क्वांटिटी with an unknown quantity is called measurements. So measurement is actually the comparison. Measurement is actually the comparison between two quantities. So it is the comparison between a known quantity and the unknown quantity. So in measurement we compare two quantities. One is the unknown and the other is the known. The known quantity is also called the standard quantity. Okay. So we have to compare the known quantity and the unknown quantity. Let us take an example. For example, a person asks from shopkeeper 5 kilogram sugar. तो हमने शॉपकीपर से कहा कि हमें 5 किलोग्राम शुगर दें। तो उसने तराजू उठाया एंड लुक एट द बैलेंस इन वन पैन ही केप्ट 5 किलोग्राम विच इज़ नॉन मास। दुकानदार के पास वो 5 किलोग्राम स्टील का जो नॉन मास है वो होता है ना। तो एक पैन में उसने रखा 5 किलोग्राम नॉन मास और एक पैन में उसने शुगर डाल दिया। शुगर डालता गया और इधर शुगर जमा होता गया और फिर दोनों को इसने कंपेयर किया। अगर ये शुगर भारी हुआ तो ये शुगर डाउन जाएगा, अगर ये 5 किलोग्राम भारी हुआ तो ये 5 किलोग्राम डाउन जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसका आपस में कंपैरिजन हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि अगर शुगर भारी हुआ तो शुगर वाला पेन डाउन, अगर 5 किलोग्राम भारी हुआ तो 5 किलोग्राम वाला पेन डाउन जाएगा। तो ये आपस में दोनों का कंपैरिजन हो रहा है और अगर दोनों लेवल हो गए तो इसका ये मतलब हुआ कि दोनों का मास बराबर हुआ। तो इसका ये मतलब है कि 5 किलोग्राम शुगर का मास मालूम हुआ। तो हमने दोनों का आपस में कंपेयर किया और दोनों का मास मालूम हुआ। अच्छा, अब एक और मिसाल हम लेते हैं केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में हम फॉर एग्जांपल हम ऑक्सीजन का मास मालूम करना चाहते हैं। वैसे तो हमें पता है कि 16 mu है, लेकिन चलो हम मालूम करते हैं ऑक्सीजन का मास। तो हमारे पास एक नॉन मास होना चाहिए विच इज़ द कार्बन एटम का मास हमें नॉन है 12 mu इज़ द मास ऑफ द कार्बन। ओके, तो हम इसको मालूम करना चाह रहे हैं मास ऑफ ऑक्सीजन। तो हम क्या करेंगे? मेजरमेंट किस तरह करेंगे? कंपैरिजन ऑफ अ नोन क्वांटिटी विद द अननोन क्वांटिटी। ओके, तो हमारे पास एक बैलेंस है। इस बैलेंस में मैंने इस तरह किया कि एक जगह पर रखा कार्बन और एक जगह पर रखा ऑक्सीजन। ओके, एक जगह पर कार्बन, दूसरी जगह पर ऑक्सीजन। ये एक कार्बन है और एक ये ऑक्सीजन है। अब हमें पता है कि कार्बन का मास है 12 mu, ऑक्सीजन का मास है 16 mu। तो हमें पता है 16 वाला पेन, ऑक्सीजन वाला पेन नीचे जाएगा और कार्बन वाला पेन ऊपर जाएगा। बिल्कुल करेक्ट। फिर हमने क्या किया? हमने इधर एक और कार्बन डाल लिया। तो यहाँ पर 2 कार्बन हो गए, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 कार्बन हो गए। तो 2 कार्बन का मास होता है 24 mu और एक ऑक्सीजन का मास है 16 mu। तो अब कार्बन वाला पेन डाउन जाएगा, ऑक्सीजन वाला पेन ऊपर जाएगा। फिर मैंने इस तरह किया कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन डाल दी, इस पेन में 2 ऑक्सीजन डाल दी। तो अब 2 ऑक्सीजन का मास हुआ 32 mu और 2 कार्बन का मास हुआ 24 mu। तो अब ऑक्सीजन वाला पेन डाउन जाएगा, कार्बन वाला पेन ऊपर जाएगा। फिर हमने इस तरह किया कि इधर 3 कार्बन डाल दिए। तो इधर 3 कार्बन है, इधर 2 ऑक्सीजन है। तो 3 कार्बन का मास हुआ 36 mu और 2 ऑक्सीजन का मास हुआ 32 mu। तो इसका ये मतलब हुआ कि अब कार्बन वाला पेन डाउन जाएगा, ऑक्सीजन वाला पेन ऊपर जाएगा। फिर हमने इस तरह किया कि इधर 3 ऑक्सीजन डाल दिए। जब 3 ऑक्सीजन डाल दिए तो इसका मास हुआ 48 mu और इधर 3 कार्बन है तो इसका मास है 36 mu। तो इसका मतलब ये वाला पेन डाउन जाएगा, ये 48 वाला ऑक्सीजन वाला पेन डाउन जाएगा, कार्बन वाला ऊपर जाएगा। इस तरह हमने किया कि इधर हमने एक और कार्बन डाल दिया, 4 कार्बन हो गए, इस पेन में 4 कार्बन हो गए। तो 4 कार्बन का मास हुआ 48 mu और 3 ऑक्सीजन है यहाँ पर। तो 3 ऑक्सीजन का मास है 48 mu, दोनों बराबर, दोनों लेवल हो गए। जब दोनों लेवल हो गए इसका मतलब है कि इन दोनों का मास बराबर हुआ। तो 4 कार्बन का
और 3 ऑक्सीजन का जो मास है वो बराबर है, 3 ऑक्सीजन का और 4 कार्बन का मास बराबर है, तो 3 को डिवाइड करें तो यह आ जाएगा O2 इज इक्वल टू 4C/3 और C का मास हमें पता है 12 AMU डिवाइड बाई 3, तो इससे आ जाएगा 16 AMU। तो ऑक्सीजन का मास मालूम हुआ। तो ये हमारे पास प्रोसेस है मेजरमेंट, जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं ऑफ अ नोन थिंग विद द अननोन थिंग। ओके, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। हमारे पास एक और मिसाल इस तरह है कि ये हमारे पास एक लाइन है, हम इस लाइन का लेंथ मालूम करना चाह रहे हैं, मतलब इस लाइन का जो लेंथ है वो हमारे लिए अननोन। ओके, हमने इसके साथ रखा मीटर रॉड। क्या रखा? मीटर रॉड। तो ये मीटर रॉड का लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ओके, तो मीटर रॉड का लेंथ जो है ये नोन, ये मीटर रॉड का लेंथ नोन और इस लाइन का लेंथ अननोन। ओके, तो हम अननोन और नोन को आपस में कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो हमने देखा इसका लेंथ है 1.1 1.2 1.3, तो इसका लेंथ मालूम हुआ 1.3 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द मीटर रॉड। तो हमने क्या किया? कंपैरिजन किया ऑफ अ नोन थिंग विद द अननोन थिंग, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। ओके, तो ये मेजरमेंट का डेफिनेशन है। इंशाल्लाह आपको मेजरमेंट का डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। अब हम आ जाते हैं एक सिंपल सी बात है जिसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हम डिफाइन करते हैं अ नंबर विद अ प्रॉपर यूनिट is called magnitude. A number with a proper unit is called magnitude. Okay, तो magnitude में दो चीज़ें होनी चाहिए, एक हमारे पास उसमें नंबर होना चाहिए और दूसरा इसमें प्रॉपर यूनिट होना चाहिए। अगर उसमें नंबर भी है और प्रॉपर यूनिट भी है तो हम इसको क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि टुडेज क्लास इज 60 मिनट्स, तो देखिए 60 इज अ नंबर, मिनट इसका यूनिट है, तो ये नंबर है, ये यूनिट है, तो नंबर एंड प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। सपोज लाइट की इंटेंसिटी है 10 कैंडेला, तो 10 इज अ नंबर, कैंडेला इज द यूनिट, तो ये हुआ मैग्नीट्यूड। सपोज टुडेज टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 40 इज अ नंबर, सेल्सियस इज द यूनिट, तो ये हुआ मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल मेरा मास है 80 किलोग्राम, मेरा अपना मास है 80 किलोग्राम, तो 80 इज अ नंबर, किलोग्राम इज अ यूनिट, तो ये हुआ मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का नंबर का मतलब है नंबर हो और साथ में प्रॉपर यूनिट हो, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। और मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे होगा? याद रखें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऐसे होगा कि या तो सिंपल लेटर होगा और या मॉडुलस ऑफ दैट लेटर होगा। अगर हम उसको सिंपल लेटर लिख लें या मॉडुलस ऑफ दैट लेटर लिखें तो उसको हम क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड कहेंगे। तो ये मैग्नीट्यूड का जो है सिंबल है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब एक छोटा सा डिफिनीशन है जिसका हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटीज इसको हम डिफाइन करते हैं दोज क्वांटिटीज विच कैन बी measured are called physical quantities. Those quantities which can be measured are called physical quantities. जिसको हम मेजर कर सकते हैं उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल हम लेंथ ऑफ द वॉल मेजर कर सकते हैं, यस, लेंथ ऑफ द वॉल मेजर कर सकते हैं। हम इस बोर्ड का विड्थ मेजर कर सकते हैं, यस, इस बोर्ड का विड्थ भी हम मेजर कर सकते हैं, तो इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। हम मास ऑफ द ह्यूमन मालूम कर सकते हैं, बिल्कुल मालूम कर सकते हैं। हम रूम का टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं, बिल्कुल मालूम कर सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रिक करंट मालूम कर सकते हैं, बिल्कुल हम इलेक्ट्रिक करंट मालूम कर सकते हैं। हम जो है इस कमरे का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं, हाँ, इस कमरे का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। हम इस कमरे का एरिया मालूम कर सकते हैं, हाँ, मालूम कर सकते हैं।
तो जिस चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। अच्छा, हम इस क्लास का टाइम डिटरमाइन कर सकते हैं? यस, सो टाइम इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो ऑल दोज थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड दैट आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम इस तरह डिफाइन करते हैं। अब एक और है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन से? अब अगर आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ की समझ आ गई, इसका मतलब है कि आपको नॉन फिजिकल क्वांटिटी की भी समझ आ गई होगी। तो इसको हम सिंपली डिफाइन करते हैं, दोज क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी measured are called non-physical quantities. Those quantities which can not be measured are called non-physical quantities. Okay, तो इसको हम कहते हैं non-physical quantities, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो जिसको हम मेजर नहीं कर सकते उसको हम कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, और जिसको मेजर कर सकते हैं उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। हाँ, जिस तरह मैं कह सकता हूँ कि मैं 50 किलोग्राम खूबसूरत हूँ ना, इससे ज़्यादा हूँ। अच्छा, नहीं, ये बात गलत है। असल में ब्यूटी कैन नॉट बी मेजर्ड। हम ये नहीं कह सकते कि ये बंदा 100 किलोग्राम खूबसूरत है या 200 किलोग्राम खूबसूरत है, बिकॉज ब्यूटी कैन नॉट बी मेजर्ड। तो हम कहेंगे दिस पर्सन इज लेस ब्यूटीफुल और दिस पर्सन इज मोर ब्यूटीफुल। तो हम इसके मैग्नीट्यूड नहीं बता सकते, हम इसकी क्वांटिटी नहीं बता सकते। तो हम कहते हैं दिस पर्सन इज लेस ब्यूटीफुल और मोर ब्यूटीफुल। अच्छा, मैं कह सकता हूँ कि मुझ में 50 लीटर सोल है? नो। मैं कह सकता हूँ कि मुझे 50 किलोग्राम गुस्सा आया है? नो। So these are non-physical quantities which cannot be measured. तो emotions कह सकता हूँ कि मुझे 200 किलोग्राम प्यार आया हुआ है? नहीं कह सकता, क्योंकि emotions, feelings, these are non-physical quantities. These quantities cannot be measured accurately. Okay. तो इसको हम कहते हैं non-physical quantities। तो इसलिए इन क्वांटिटीज़ को हम स्टडी करेंगे मेटाफिजिक्स में, हमारे इस अप्लाइड फिजिक्स में इसका कोई काम नहीं। ओके, तो हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम स्टडी नहीं करेंगे। हम फिजिक्स में कौन से क्वांटिटी स्टडी करेंगे? जो फिजिकल क्वांटिटीज हो, विच कैन बी मेजर्ड, जो मेजर हो सकती हो, हम सिर्फ इनको स्टडी करेंगे। तो फिर हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, इसके दो टाइप्स आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के। एक हमारे पास है बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ और एक हमारे पास है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, एक हमारे पास है बेस फिजिकल क्वांटिटीज, दूसरा हमारे पास है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो पहले हम डिफाइन करते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटीज। बेस फिजिकल क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज which are considered as standard in 1960 is called base physical quantities. इनको हम कहते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको हमने 1960 में हमने स्टैंडर्ड कंसिडर किया था। तो इसको हम क्या कहते हैं? बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। और आपको तो पता होगा कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन से बताएं, शाबाश सोचें, बेस फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से? फॉर एग्जांपल, आपको पता है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, amount of substance, electric current, and luminous intensity। याद रखिए लुमिनस इंटेंसिटी बेस। अच्छा, एक और इंटेंसिटी जिसको हम कहते हैं इनकैंडेसेंट इंटेंसिटी, वो बेस नहीं है। लुमिनस इंटेंसिटी इज अ बेस। इनकैंडेसेंट इंटेंसिटी जो है ये बेस क्वांटिटी है और इनकैंडेसेंट नहीं है ऋषा, ये लुमिनस इंटेंसिटी जो है ये बेस क्वांटिटी है। ओके,
अच्छा, और इनके यूनिट्स को हम कहते हैं बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज is called base units. The units of base quantities is called base units. तो अब इनके जो यूनिट्स हैं इनको हम कहते हैं बेस यूनिट्स। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल लेंथ का यूनिट है मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। याद रखें इसको MOL लिखना है, MOLE नहीं लिखना। अगर आपने MOLE लिखा तो ये क्वांटिटी हो जाएगी, तो आपने सिर्फ लिखना है MOL, तो ये यूनिट है। अगर स्पेलिंग में लिखा MOLE तो ये क्वांटिटी बन जाएगी। तो ये बात ख्याल रखना है। कैंडेला, एम्पियर एंड केल्विन। ओके, अच्छा, इस केल्विन के बारे में याद रखना है। अगर के कैपिटल है तो केल्विन है, अगर आपने के स्मॉल लिखा तो किलो बन जाएगा। तो इस बारे में थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो आपने के को केल्विन को कैपिटल लिखना है, स्मॉलर लेटर नहीं लिखना। ओके, तो दीज आर द यूनिट्स विच इज कॉल्ड बेस यूनिट्स। ये जो बेस यूनिट्स हैं ये सिस्टम इंटरनेशनल में हमने डिसाइड किए थे। सिस्टम इंटरनेशनल कब बना? सिस्टम इंटरनेशनल बना 1960 में। 1960 में साइंटिस्ट प्रपोज्ड 7 बेस यूनिट्स। 7 बेस यूनिट्स को प्रपोज किया था, और वो 7 बेस यूनिट्स हमें पता है। ये है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड लुमिनस इंटेंसिटी। ये सिस्टम इंटरनेशनल में साइंटिस्ट ने डिसाइड किया था, और जिसको हमने कहा था कि ये सेम होंगे पूरी दुनिया के लिए, और इनके यूनिट्स भी सारी दुनिया में सेम होंगे। मतलब लेंथ पाकिस्तान में भी मेजर होगा मीटर में, और अमेरिका भी मेजर होगा मीटर में, जर्मनी में भी मेजर होगा मीटर में, और ब्रिटेन में भी मेजर होगा मीटर में। तो सारी दुनिया में ये जो मीटर का जो लेंथ का यूनिट है मीटर, ये सारी दुनिया में सेम होगा। अच्छा, तो इसको हम कहते हैं कि हमने इसको स्टैंडर्ड रखा फॉर द होल वर्ल्ड। अच्छा, ये जो बेस क्वांटिटी इसकी एक फीचर है जिसको हम कहते हैं एक क्वालिटी है। तो ये क्वालिटी ये है इसकी कि ये किसी और क्वांटिटी से डिराइव नहीं हुए। जो बेस क्वांटिटीज हैं, ये बेस क्वांटिटीज, these quantities are not derived या defined from other quantities। तो ये अदर क्वांटिटी से डिफाइन नहीं हुए, अदर क्वांटिटी से डिराइव नहीं हुए बेस क्वांटिटीज, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ओके, तो अब एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि बाज़ लोग सोचते हैं कि जो करंट है ये बेस है, लेकिन स्टिल ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से डिफाइन हो रहा है। करंट बेस है और फिर भी ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से डिफाइन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर ये किसी और क्वांटिटी से डिफाइन हो रहा है फिर तो ये बेस नहीं रहा। अच्छा, तो याद रखें ये डिफिनीशन करंट का नहीं था। ये डिफिनीशन नहीं था करंट का कि चार्ज और टाइम से करंट डिफाइन हुआ। ये बात गलत है। चार्ज और टाइम से करंट डिफाइन नहीं हुआ, करंट इससे पहले डिफाइन हो चुका था। इस डिफिनीशन की ज़रूरत नहीं थी करंट को। यानी सबसे पहले दुनिया में टाइम डिफाइन हुआ था सबसे पहले, और फिर डिफाइन हुआ था करंट। तो करंट और टाइम पहले डिफाइन हुए थे और फिर चार्ज डिफाइन हुआ। यानी इसका ये मतलब नहीं है कि चार्ज और टाइम से करंट डिफाइन हुआ, बल्कि इसका मतलब ये है कि टाइम और करंट से चार्ज डिफाइन हुआ है। तो चार्ज इज द डिराइव्ड क्वांटिटी, ना कि करंट इज द डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ये बात गलत है कि चार्ज और टाइम से करंट डिफाइन होता है, बल्कि असल में करंट और टाइम से चार्ज डिफाइन हुआ है। तो चार्ज इज द डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, तो ये बात हमेशा याद रखना है। अच्छा, दूसरा टाइप है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी नाम से जाहिर है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? those quantities which are derived from base quantities
आर कॉल्ड derived quantity. ओके, जो क्वांटिटी बेस क्वांटिटी से निकल आ जाए, जो क्वांटिटीज बेस क्वांटिटी से डिराइव्ड हो जाएं, जो क्वांटिटी बेस क्वांटिटी से डिफाइन हो जाए, तो उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की जो है डिफिनीशन है। फॉर एग्जांपल, बेस क्वांटिटी कौन सी है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, मोल, इलेक्ट्रिक करंट, दीज आर द बेस फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब इस बेस फिजिकल क्वांटिटी से हम बनाते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। किस तरह? देखिए, मैंने उठाया लेंथ, क्या उठाया? लेंथ उठाया, और इधर से टाइम उठाया। तो मैंने लेंथ उठाया और टाइम उठाया। जब लेंथ और टाइम को कंबाइन किया तो इससे एक न्यू क्वांटिटी बन गई, दैट इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड इज डिराइव्ड, स्पीड इज डिराइव्ड। क्यों? क्योंकि स्पीड जो है ये लेंथ और टाइम से डिराइव्ड हुआ है। तो जो लेंथ और टाइम से डिराइव्ड हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? जो बेस से डिराइव हो जाए, बेस से, दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। सपोज लेंथ इज अ बेस, विड्थ इज अ बेस। लेंथ और विड्थ तो एक ही बात है ना, लेंथ, विड्थ, हाइट, ये सारी चीजें एक ही बात है। तो लेंथ बेस है, विड्थ बेस है, तो इसे बन गई एक न्यू क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड का मतलब है जो बेस क्वांटिटी से डिराइव्ड हो जाए। फॉर एग्जांपल हमें देखिए, मास इज अ फिजिकल, यस, मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी। और लेंथ इज अ फिजिकल, यस, लेंथ इज अ फिजिकल, विड्थ इज अ फिजिकल, हाइट इज अ फिजिकल। सो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज। क्योंकि लेंथ, विड्थ और हाइट ये तीनों एक ही चीजें हैं, ये तीनों एक ही चीज हैं। तो लेंथ, विड्थ, हाइट ये तीनों एक ही चीजें हैं। तो ये बताओ, मास क्या है? बेस। लेंथ क्या है? बेस। विड्थ क्या है? बेस। हाइट क्या है? बेस। तो ये सारे बेस हैं। अगर ये सारे बेस है तो इससे एक न्यू क्वांटिटी बन गई, दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो डेंसिटी इज अ डिराइव्ड वाली। डेंसिटी क्यों डिराइव्ड है? क्योंकि ये बेस फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव्ड हुआ है। तो बेस फिजिकल क्वांटिटी से जो डिराइव हो जाए, दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। आसान सी बात है। तो हर क्वांटिटी जो बेस से डिराइव्ड हो जाए तो उसको हम कहेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, और मिसालें भी हैं, जिस तरह हमारे पास है एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन में है डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी लेंथ है, और नीचे टाइम है और टाइम है। तो देखिए, लेंथ क्या है? बेस। टाइम क्या है? बेस। टाइम क्या है? बेस। तो ये हुआ डिराइव्ड। तो डिराइव्ड वो क्वांटिटी जो बेस से निकल आ जाए। तो इस तरह बहुत सारी मिसालें हैं। तो इन 7 के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज आपको फिजिक्स में नजर आ जाए वो ऑलमोस्ट डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, ऑलमोस्ट वो सारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो ये डिफिनीशन है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के ये सारे डिफिनीशन है। अब हम आ जाते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। हमने 2 टाइप्स पढ़ ली फिजिकल क्वांटिटीज के, डिराइव्ड बेस फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन जो एसआई सिस्टम है, एसआई सिस्टम इंटरनेशनल, इसके 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स हैं। इसके 3 टाइप्स ऑफ यूनिट हैं। एक हमारे पास है बेस यूनिट्स, एक हमारे पास है डिराइव यूनिट्स, और एक हमारे पास है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री। तो एसआई सिस्टम के 3 टाइप्स ऑफ यूनिट है, बेस, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। तो हमने तो बेस और डिराइव पढ़ लिए, अब बाकी है सप्लीमेंट्री। तो व्हाट इज मेंट बाय सप्लीमेंट्री यूनिट्स और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो आज का ये हमारा टॉपिक है कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या चीज़ हैं। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं? याद रखिए, जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं ये ना बेस है ना डिराइव्ड है, बल्कि इनको हम कहते हैं एडिशनल क्वांटिटीज। ये सिस्टम इंटरनेशनल में एडिशनल क्वांटिटीज है, ना बेस है ना डिराइव्ड है। अच्छा, तो ये 2 किस्म के क्वांटिटीज हैं। एक हमारे पास है प्लेन एंगल और एक हमारे पास है सॉलिड एंगल। एक है प्लेन एंगल और एक है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का मतलब है 2 डायमेंशनल एंगल और सॉलिड एंगल का मतलब है 3 डायमेंशनल एंगल।
प्लेन एंगल का मतलब है सर्कुलर एंगल और सॉलिड एंगल का मतलब है स्फेरिकल एंगल। ओके, तो 2 डायमेंशनल जो एंगल है उसको हम कहते हैं प्लेन एंगल और 3 डायमेंशनल जो एंगल है उसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। अच्छा, तो पहला हमारा टॉपिक है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को हम कहते हैं थीटा, थीटा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा इसका सिंबल है और इसको हम कहते हैं 2 डायमेंशनल एंगल या इसको हम कहते हैं सर्कुलर एंगल। अच्छा, तो मैं चला गया 9th क्लास में। 9th क्लास में हमने प्लेन एंगल को डिफाइन किया था, द इंटरसेक्शन ऑफ 2 रेज इज कॉल्ड एंगल। जब भी 2 रेज आपस में क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एंगल, यानी प्लेन एंगल, जब भी 2 रेज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। लेकिन इधर हमारा टॉपिक प्लेन एंगल नहीं है, इसके यूनिट्स हैं। तो प्लेन एंगल के 3 यूनिट्स हैं, याद रखें। प्लेन एंगल के कितने यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स हैं। एक हमारे पास है डिग्री, जो हम जानते हैं 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, ये हम जानते हैं। एक हमारे पास है ग्रेड्स और एक हमारे पास है रेडियन। तो प्लेन एंगल के 3 यूनिट्स हैं, कौन कौन से, डिग्री, ग्रेड्स एंड रेडियन। रेडियन जो है ये इसका ऐसा यूनिट है। सिस्टम इंटरनेशनल में जो प्लेन एंगल का जो यूनिट डिसाइड हुआ था वो रेडियन था, लेकिन ये जो ग्रेड्स है और डिग्रीज हैं, ये जो ग्रेड है ये पुराने ज़माने में एक सिस्टम था जिसको हम कहते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम एक सिस्टम था, उसमें प्लेन एंगल का जो यूनिट था वो डिग्रीज था। आजकल भी डिग्रीज यूज़ हो रहा है। और ग्रेड्स एक पुराने ज़माने में एक और सिस्टम जिसको हम कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में प्लेन एंगल का जो यूनिट था वो था ग्रेड्स। और आजकल कैलकुलेटर में भी ग्रेड्स मौजूद है, डिग्रीज भी मौजूद है, रेडियंस भी मौजूद है कैलकुलेटर में। लेकिन अगर हम कैलकुलेशन करेंगे रेडियंस में तो एक्यूरेट आंसर आएंगे, क्योंकि रेडियन जो है वो ऐसा यूनिट है। तो हम ना डिग्रीज में इंटरेस्टेड हैं ना हम ग्रेड्स में इंटरेस्टेड हैं, हम इंटरेस्टेड है किस में, हम इंटरेस्टेड रेडियन में। क्यों? क्योंकि ये ऐसा यूनिट है। तो जो ऐसा यूनिट है हम सिर्फ उसको स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम रेडियन को स्टडी करें, क्योंकि रेडियन ऐसा यूनिट है प्लेन एंगल का। ओके, तो हम स्टडी कर रहे हैं रेडियन को। तो मैं डिफाइन करना चाह रहा हूं 1 रेडियन को। When arc of the circle is equal to radius of the circle, then plane angle will be 1 radian. Then plane angle will be 1 radian. Okay, definition को देखें। definition में कह रहे हैं कि arc of the circle is equal to radius of the circle, then plane angle will be 1 radian. ये इसका definition है 1 radian का। चलो इस definition को समझना चाह रहे हैं। हमारे पास एक फार्मूला है, थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। एक फार्मूला है, इस फार्मूले के मुताबिक एस इसमें आर्क है, आर्क, और आर इसमें रेडियस है, रेडियस। ओके, एस इसमें आर्क है और आर इसमें रेडियस है। ओके, तो क्वेश्चन ये है, डिफिनीशन ये है कि आर्क और रेडियस इक्वल हो। ये डिफिनीशन में गिवन है कि आर्क और रेडियस क्या हो, इक्वल। तो जब आर्क और रेडियस इक्वल हो तो इस तरह करें कि आर्क की जगह रेडियस पुट करें। तो आर्क की जगह अगर आप रेडियस पुट करेंगे तो ये आ जाएगा रेडियस बाय रेडियस 1 रेडियन। तो प्लेन एंगल 1 रेडियन होगा। ये कब 1 रेडियन होगा? जब आर्क और रेडियस आपस में इक्वल होगा। अच्छा, अब एक और मिसाल है, एक और मिसाल है। अगर आर्क हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, रेडियस हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, देखिए दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो आर्क भी बराबर है, रेडियस भी बराबर है। तो एंगल को देखिए, एंगल हमारे पास है एस बाई आर। तो आर्क कितना है 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 बाई 10 1 रेडियन। तो 1 रेडियन कब आएगा? जब आर्क और रेडियस आपस में इक्वल होगा। तो एंगल होगा 1 रेडियन, एंगल होगा 1 रेडियन। ओके, सो दिस द डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन। तो 1 रेडियन को हमने डिफाइन कर लिया है कि व्हेन आर्क ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, तो एंगल बनेगा 1 रेडियन। ओके, तो इसकी डिफिनीशन तो हमें समझ आ गई। अब ये डिफिनीशन को हम इस तरह भी कह सकते हैं, देखिए ये एस इसमें आर्क है और आर इसमें रेडियस है। तो आर्क और रेडियस अगर बराबर हों तो हम रेडियस की जगह आर्क भी पुट कर सकते हैं। देखिए रेडियस की जगह आर्क पुट कर दो तो आर्क बाय आर्क 1 रेडियन।
तो आंसर आ जाएगा 1 रेडियन। ओके, तो ये तो डिफिनेशन हुआ रेडियन का। अब हम आ जाते हैं, हम डिस्कस करते हैं फॉर 1 रिवोल्यूशन। फॉर 1 रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन मीन 1 साइकिल, 1 साइकिल मीन 1 राउंड ट्रिप। सपोज ये मेरे पास एक बॉडी है जिसने 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट किया। जब 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट किया तो डिस्टेंस बराबर होगा सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विच इज 2πr, और थीटा का इक्वेशन है, प्लेन एंगल की इक्वेशन है s/r। तो इसमें s है 2πr और r इसमें रेडियस, तो रेडियस कैंसल्ड, तो एंगल बना 2π रेडियंस। तो SI सिस्टम में पूरे रिवोल्यूशन में जो एंगल होता है वो होता है 2π रेडियन। तो ये SI सिस्टम में ये पूरा एंगल होता है 2π रेडियन। ओके, और डिग्रीज में हमारे पास एंगल होता है 360 डिग्रीज, यानी सेक्साडेसिमल सिस्टम में पूरे रिवोल्यूशन में जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्रीज। ओके, तो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, तो दोनों को कंपेयर करें तो देखें कि क्या आता है। चलो कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब है जब लेफ्ट हैंड साइड सेम होंगे तो राइट हैंड साइड भी सेम होंगे। ओके, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो देखें इक्वेशन को, देखें लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम। तो मैं लिख सकते हैं इसको 2π रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ओके, 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो इस तरह करें कि डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे 2 पे डिवाइड करें तो आ जाएगा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। यह आ जाएगा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अच्छा, इस तरह कर लें कि डिवाइड बाय पाई ऑन बोथ साइड, डिवाइड बाय पाई ऑन बोथ साइड पाई पे डिवाइड करें तो यह आ जाएगा क्या, यह आ जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्रीज। तो 1 रेडियन किसके बराबर है? 1 रेडियन हमें पता चल गया कि 57.3 डिग्रीज के बराबर है। अच्छा, तो हम इस तरह करते हैं, एक प्रैक्टिकल मिसाल देता हूँ। प्रैक्टिकल आप लोगों ने मैट्रिक में, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पढ़ी होगी, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, तो उसी का एक मिसाल है। अब इस तरह करें कि 5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा करें बाई मीटर रॉड। कितना? 5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा करें, और फिर कंपास उठाएं, कंपास, और कंपास को भी खोलें 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर खोलें और इधर एक आर्क ड्रा करें। जब आप इधर एक आर्क ड्रा करेंगे तो ये आर्क हुआ 5 सेंटीमीटर, ये आर्क हुआ 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये इसके साथ मिलाएं तो ये देखें रेडियस और आर्क आपस में बराबर है, बिल्कुल बराबर है। इधर रखें डी, इधर क्या रखें? डी रखें। डी तो जानते हैं ना, वो प्रोटेक्टर जो होता है। तो डी जब हमने रखा तो हमने इधर से लेकर इधर तक ये एंगल मालूम किया, तो डी ने एग्जैक्टली बताया कि वो एंगल है 57.3 डिग्रीज। तो ये एंगल क्यों 57.3 डिग्री हुआ? क्योंकि रेडियस और आर्क बराबर। जब रेडियस और आर्क बराबर तो ये एंगल होगा 1 रेडियन। 1 रेडियन का मतलब है 57.3 डिग्रीज। ओके, तो एंगल 1 रेडियन तब होगा जब रेडियस और आर्क बराबर होगा। अगर आपको 5 सेंटीमीटर नहीं पसंद तो 10 सेंटीमीटर ड्रा करें, अगर आपको 10 नहीं पसंद तो 20 सेंटीमीटर ड्रा करें, 20 सेंटीमीटर रेडियस भी ड्रा करें, 20 सेंटीमीटर आर्क भी ड्रा करें। इंशाल्लाह एंगल यही आएगा 57.3 डिग्रीज। अच्छा, तो ये इसका प्रैक्टिकल मिसाल है रेडियंस का। अच्छा, तो रेडियंस क्या चीज़ है? रेडियन इज द SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। तो ये हमारे पास SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल है। अच्छा, तो ये हमारे पास है रेडियन। इसके बाद दूसरा टॉपिक है सॉलिड एंगल। ये हमने पढ़ लिया प्लेन एंगल, दूसरा टॉपिक है सॉलिड एंगल। ओके, तो सॉलिड एंगल ये 3 डायमेंशनल एंगल है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय ओमेगा, इसको हम कहते हैं स्फेरिकल एंगल या 3 डायमेंशनल एंगल। ओके, और इसका जो SI यूनिट है वो है स्टेरेडियन। इसका SI यूनिट क्या है? स्टेरेडियन। ओके, और स्टेरेडियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं SR से। ओके, तो हम 1 स्टेरेडियन को डिफाइन करना चाहते हैं। 1 स्टेरेडियन,
area of the sphere, when area of the sphere is equal to the square of radius, then solid angle will be 1 steradian. When area of the sphere is equal to square of radius, then solid angle will be 1 steradian. Okay, ये definition हुआ स्टेरेडियन का. चलो इसको समझते हैं. तो इसको समझते हैं. तो ये प्लेन एंगल का जो इक्वेशन था S बाई आर, ये S बाई आर जो इक्वेशन है ये प्लेन एंगल की इक्वेशन है. अगर मैं इसके साथ R और R मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा. तो मैंने इसके साथ R और R मल्टीप्लाई किया तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा. ओके, तो ये देखें, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, दैट इज कॉल्ड एरिया, एंड R इंटू R, R स्क्वायर, और प्लेनिंग सॉलिड एंगल का रिप्रेजेंटेशन है ओमेगा. तो ओमेगा की इक्वेशन आ गया A बाई आर स्क्वायर. ओके, दिस इज द इक्वेशन फॉर सॉलिड एंगल. अब डिफिनीशन की तरफ आओ. डिफिनीशन में कह रहे हैं कि एरिया ऑफ द स्फीयर और स्क्वायर ऑफ द रेडियस बराबर होनी चाहिए. एरिया ऑफ द स्क्वायर और स्क्वायर ऑफ द रेडियस आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल. अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो सॉलिड एंगल होगा 1 स्टेरेडियन. चलो समझते हैं इस बात को. तो सॉलिड एंगल बराबर है A बाई आर स्क्वायर. तो एरिया की जगह पुट कर दो आर स्क्वायर, क्योंकि बराबर है. एरिया और आर स्क्वायर बराबर है, तो एरिया की जगह पुट कर दो आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1 स्टेरेडियन. तो 1 स्टेरेडियन तब आएगा जब एरिया और आर स्क्वायर आपस में इक्वल होगा. ओके, अच्छा, अगर मैंने कहा सपोज एरिया इज डबल ऑफ रेडियस, स्क्वायर ऑफ रेडियस, एरिया इज 2 टाइम्स टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, तो सॉलिड एंगल को देखिए. सॉलिड एंगल बराबर है A बाई आर स्क्वायर. जब बराबर है A बाई आर स्क्वायर, तो एरिया की जगह पुट कर दो डबल ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस. तो आर रेडियस रेडियस स्क्वायर कैंसल, तो आ जाएगा 2 स्टेरेडियन. तो 1 स्टेरेडियन कब आएगा? 1 स्टेरेडियन तब आएगा जब एरिया और रेडियस के स्क्वायर एग्जैक्टली बराबर हो. अच्छा, तो फिर सॉलिड एंगल आएगा 1 स्टेरेडियन. अच्छा, इसका एक और मिसाल देखें, एक बच्चों वाला मिसाल. ऐसा मिसाल जो केजी वाले बच्चे को भी इंशाल्लाह समझ आ जाएगा. रेडियस है 10 मीटर, एरिया है 100 मीटर स्क्वायर. तो आप देखें गौर से देखें, रेडियस 10 मीटर है, एरिया 100 मीटर स्क्वायर. तो देखें एरिया जो है वो स्क्वायर ऑफ रेडियस के बराबर है कि नहीं? यस, एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस. तो अगर एरिया और रेडियस का स्क्वायर बराबर है तो सॉलिड एंगल होगा 1 स्टेरेडियन. देखें, चेक करते हैं. एरिया कितना है 100, रेडियस कितना है 10, तो यह आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 100, यह आ जाएगा 1 स्टेरेडियन. 1 स्टेरेडियन. अच्छा, तो ये 1 स्टेरेडियन आ गया. करेक्ट. तो सॉलिड एंगल तब 1 स्टेरेडियन होगा जब एरिया और स्क्वायर का रेडियस आपस में इक्वल हो, तो सॉलिड एंगल होगा 1 स्टेरेडियन. ओके, अब मैं डिस्कस कर रहा हूं फॉर द होल स्फीयर. फॉर द होल स्फीयर मैं डिस्कस कर रहा हूं. तो होल स्फीयर का एरिया का फार्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द होल स्फीयर. ओके, सॉलिड एंगल बराबर है A बाई आर स्क्वायर. तो एरिया का इक्वेशन है 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर कैंसल्ड. तो 4 पाई स्टेरेडियन इज द टोटल एंगल इन द स्फीयर. सो टोटल एंगल इन द स्फीयर इज 4 pi steradian. This is the total solid angle in the sphere. Okay. तो this is all about solid angle. Solid angle को अगर हम देख लें, solid angle को हम देख लें, तो ये हमारे पास एक स्फीयर है. स्फीयर का मतलब 3 डायमेंशनल है. ये हमारे पास है x एक्सिस, ये हमारे पास है y एक्सिस, ये हमारे पास है z एक्सिस. ओके, हमने स्फीयर के जो हमने इसके स्मॉल पीस बनाए. जब स्मॉल पीस बनाए तो हमने इसको स्मॉल एरिया में कट किया, और ये जो स्मॉल पीस में कट किया तो ये पीस कहाँ पर मौजूद है? ये पीस इसके सरफेस पर मौजूद है. ये पीस इसके सरफेस पर मौजूद है. तो अगर हम देखें ये पीस को, तो ये पीस इसके सरफेस पर मौजूद है. तो सरफेस से लेकर सेंटर तक जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड रेडियस. सरफेस से लेकर जो सेंटर तक जो डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड रेडियस. तो अगर हम देख लें ये एरिया है छोटा सा, और ये छोटा सा एरिया है, और ये रेडियस है, तो ये रेडियस और ये एरिया आपस में कोन बन रहा है. और कोन को क्या हम कहते हैं? 3 डायमेंशनल सरफेस. कोन को हम 3 डायमेंशनल सरफेस कहते हैं, या कोन को कहते हैं
कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट सर्कल्स। ओके, ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है, इसको गोली मारे। तो ये हमारे पास है एक एरिया और ये हमारे पास एक रेडियस। तो टू रेडियई के दरमियान जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। वन स्टेरेडियन कब होगा? अगर ये एरिया और रेडियस का स्क्वायर बराबर होगा तो ये एंगल होगा वन स्टेरेडियन। अच्छा, तो ये हमारे पास है वन स्टेरेडियन। अगर मैं सन की मिसाल लूं, सन की, तो सन और अर्थ किसका मास बड़ा है, सन का या अर्थ का? सन का मास बहुत बड़ा है और अर्थ का मास छोटा है। अच्छा, तो सन का लाइट आ रहा है अर्थ पर, यस आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो अगर सन का लाइट आ रहा है अर्थ पर तो ये आपस में कौन बन रहा है? अगर कौन बन रहा है तो कौन का मतलब है थ्री डायमेंशनल, तो इसके दरमियान जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। और ये वन स्टेरेडियन कब होगा? सपोज सन का एरिया है 400 मीटर स्क्वायर, मैं सपोज करूंगी, और रेडियस है 20 मीटर। तो ये बताएं सॉलिड एंगल बराबर है a/r स्क्वायर। तो एरिया कितना है 400 और रेडियस कितना है 20, तो यह आ जाएगा 400 डिवाइड बाय 400, तो यह आ जाएगा 1 स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल। तो ये हमारे पास है 1 स्टेरेडियन का डेफिनेशन कि जब एरिया और रेडियस का स्क्वायर आपस में बराबर होगा तो सॉलिड एंगल होगा 1 स्टेरेडियन। इंशाल्लाह ये टॉपिक समझ आ गया होगा। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।